हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ओलंपस। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम को लेके, जो कि हमारा पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है। हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो 19 आर्टिकल से लेके 22 आर्टिकल तक बताया गया है, यानी हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें हमारा ओरिजिनली जो था उसमें 7 अधिकारों का वर्णन था ओरिजिनल में। अंडर आर्टिकल 19 में हमारे 7 राइट्स मेंशन थे ओरिजिनली, बट उसे एक रिड्यूस कर दिया गया, उसे 6 कर दिया गया। जो रिड्यूस किया गया वो हमारा था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को अब हम लोग ने क्या कर दिया, एक लीगल राइट बना दिया है, जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है। अब हम देखेंगे इसमें जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो कि बताता है फ्रीडम्स को लेके, और फ्रीडम्स में भी 6 तरह की फ्रीडम्स को बताया गया है। आर्टिकल 20 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस, यानी कोई ऑफेंस को लेके प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है। 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ के बारे में बात करता है। एंड आर्टिकल 22 हमारा जो कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम 19 के बारे में, आर्टिकल 19 में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले ही आर्टिकल में कहा है, ये हमें क्या प्रोटेक्शन देता है? प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, यानी 6 राइट्स के बारे में हमें प्रोटेक्शन देता है। सबसे पहली बात ये है कि ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, यानी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के, यानी ये फॉरेनर्स को नहीं दिया गया। जो आर्टिकल 1 बताया गया है, इसमें बताया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने का अधिकार है। हम चाहे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। हमें और क्या अधिकार मिलता है? इसी आर्टिकल के तहत अंदर ही हमें मिलता है, राइट टू फ्रीडम के ही अंदर ही हमें क्या क्या अधिकार मिला गया है? प्रेस की फ्रीडम दी गई है, बोलने का अधिकार दिया गया है, हमें जानने का अधिकार है जिसे हम राइट टू नो कहते हैं, राइट टू साइलेंस है, और हमारा फ्लैग होस्टिंग को भी लेके अधिकार दिया गया है इसके अंदर ही। राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी अधिकार इसी में दिया गया है, मगर वो एक लीगल राइट है, ये भी जानना ज़रूरी है। अच्छा, फ्लैग होस्टिंग में भी पहले फ्लैग होस्टिंग नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो राइट था उस राइट को बाद में डाला गया इसमें, क्योंकि एक केस हुआ था जिसमें जिंदल वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में, इन दोनों के बीच में केस हुआ। तो उसके बाद ही कोर्ट ने कहा कि आपको भी झंडा फहराने की आज़ादी है। इसके बाद बताया गया क्या और किस चीज़ की आज़ादी है? हमें प्रेस की आज़ादी है, यानी प्रेस चाहे तो वो कुछ भी प्रिंट कर सकता है, गवर्नमेंट की उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, वो ऑटोनोमस बॉडी की तरह माना जाएगा। और क्या बोला गया? और ये बोला गया है कि आप अपने व्यूज़ और किसी और के व्यूज़ भी प्रकट कर सकते हैं, यानी उसे प्रोपोगेट कर सकते हैं, ये भी हमें आज़ादी मिलती है। सरकार को फ़ोन टैपिंग करने की आज़ादी नहीं दी जाती है, यानी अगर आपका फ़ोन टैप किया जाता है तो उसकी आज़ादी नहीं है उनको, आप उसके खिलाफ़ बोल सकते हैं। अगर आपको विरोध करना, उसकी आज़ादी दी गई है। और अगर आपको किसी विभाग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आरटीआई के तहत आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जानकारी ले सकते हैं। तो ये जो हैं कुछ पॉइंट्स जो हमारे किस में बताए गए हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हमारे ये राइट्स हैं जो हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से दिए गए हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी आप क्या या तो बोल के अपने भाव प्रकट कर सकते हैं, या तो किसी रिटन फॉर्म में आप प्रकट कर सकते हैं, यानी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन के तहत आप प्रकट कर सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है इसी अंडर आर्टिकल 19 के ही, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आपको कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी मिलती है, मगर कंडीशन ये है कि आपको बिना हथियार के। अगर आपको कहीं मीटिंग करनी है, कहीं मिलना है किसी से हैं, तो उसके लिए असेंबली करनी है तो आपको पीसफुली यानी शांतिपूर्वक आपको करना पड़ेगा, और विदाउट आर्म्स ये हमें इसके अंदर आज़ादी मिलती है, जो कि है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स।
इसमें आर्टिकल 19(3) में देखते हैं तो क्या होता है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। हमें इस चीज़ की आज़ादी मिलती है कि आप चाहें तो कोई पार्टनरशिप बना सकते हैं, आप चाहें तो कोई क्लब बना सकते हैं, आप चाहें तो किसी मीटिंग को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी रोक या टोका नहीं जाएगा गवर्नमेंट के तहत, गवर्नमेंट की तरफ से। अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 19(4) के बारे में। ये हमें क्या कहता है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी आपको ये आर्टिकल ये स्वतंत्रता देगा कि आप पूरे नेशन में कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट परमिशन किसी के लिए हुए। ये हमें एक तरह की ये देता है कि हमें एक सिंगल सिटीजनशिप की फीलिंग देता है, और साथ ही साथ ये हमें कोई भी रोक टोक स्टेट नहीं चाहेगी। क्या हो गया, फिर आ रहा है? अरे वो तो रिकॉर्ड हो रहा था। आवाज कहाँ है, ये लगा कहाँ है, ये निकला हुआ। अच्छा वो देख ली। चलो चल रही रिकॉर्डिंग चल रही। अब हम बात करते हैं क्या, अपने आर्टिकल 19(4) के बारे में। हमें जो बताता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी हमें ये आर्टिकल ये स्वतंत्रता देगा कि हम अपनी कंट्री में या नेशन में पूरी तरह से फ्रीली मूव कर सकें विदाउट किसी की परमिशन लिए। बस कंडीशन ये रहेगी इसमें कि आप ऐसी एरिया में नहीं जाएंगे जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हो, यानी आर्मी वाले एरिया में आप नहीं जा सकते, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में आपको जाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें ये लगता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी जनजातियों के एरिया में जाने से उन्हें ये लगता है कि कोई बाहरी आदमी आ गया जो उनको इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इस वजह से वो लोग डर जाते हैं और कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है। जैसा कि हमने देखा था कुछ सालों पहले अंडमान निकोबार में एक फॉरेनर गया था और उसके बाद क्या हुआ था, वहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई थी। उन्होंने तीरों से उसे मार दिया। तो इसीलिए विदाउट परमिशन वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में गया था, इस वजह से उसकी हत्या हो गई थी। तो ये फीलिंग क्या है, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी मूव करने की परमिशन देगा। अब हम 19(5) में देखेंगे, राइट टू रिसाइड्स एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया। ये आर्टिकल हमें ये स्वतंत्रता देगा कि हम किसी भी जगह रह सकते हैं और किसी भी जगह निवास कर सकते हैं। यानी रिसाइड्स एंड सेटल, यानी अगर आप इंडिया से मतलब अपने शहर से जाके दिल्ली में रह रहे हैं रेंट पे, तो वहाँ पे आप रिसाइड कर रहे हैं, वो एक टेम्परेरी रिसाइडर है। अगर आप जाके कहीं लैंड ऑक्यूपाई कर लें और उसकी डोमिसाइल ले रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से एक परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा। यानी आप एक सेटल कर रहे हैं किसी भी पार्ट में, तो इसके लिए आपको कहीं भी रोका या टोका नहीं जाएगा कि आप कहीं भी ना जाइए और कहीं भी लैंड ऑक्यूपाई ना करिए। तो इसके लिए आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। राइट टू रिसाइड्स एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री आपको ये स्वतंत्रता देगा। अब हम बात करते हैं अपने छठे पॉइंट की, जो 19(6) में जो पॉइंट बताया गया, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन। ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि आपको ये परमिशन दी गई है कि आप अपने प्रोफेशन खुद चुन सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो कंडीशन, अगर आप प्रोफेशन कोई चुन रहे हैं तो आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। कोई ट्रेड कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसा कि अगर देखा जाए प्रोफेशन की बात कर लेते हैं, अगर आप एक क्लिनिक खोल के बैठे तो आपके पास एक डिग्री होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बिना 8वीं पास हैं और आपने ऑपरेशन करना चालू कर दिया तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं रहेगा। तो इस वजह से राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, इसके लिए डिग्री होना आवश्यक है। टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, यानी बिजनेस करने के लिए भी आपको कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं करना है जो इलीगल है या कोई भी गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। जैसे आपने ड्रग्स आप बेच नहीं सकते, या वुमेन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग आपको परमिशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का अलाउ नहीं किया गया है। अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ परमिशन लाइसेंस होता है, लाइसेंस जो गवर्नमेंट अलाउ करेगी उसी चीज़ का आपको लाइसेंस मिलेगा और वही आप बिज़नेस कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई बिज़नेस अलग से नहीं कर सकते। तो ये हमारा है जो राइट्स है, जो स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 के तहत, ये 6 राइट्स हमें दिए गए हैं जो कि हमारे 19 में डिफाइंड है। अब हम अगले आर्टिकल की बात करेंगे जो कि हमारा है आर्टिकल 20।
हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 20 क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये हमें ये बताता है कि हमें क्या मिलेगा? संरक्षण मिलेगा। अच्छा देखिए इसमें क्या बताया गया है। इसमें ये बताया गया है इस आर्टिकल में कि अगर कोई भी अपराध किया जाता है, कोई दोषी होता है, तो वो दोषी कब कहलाएगा? कि जब कानून में ये लॉज को वो वायलेट करेगा और उस लॉज के लिए अगर कोई कानून में सज़ा दी गई है तो उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी। ये आर्टिकल 20 बताता है। ये आर्टिकल किसके लिए? पर्सन्स के लिए, यानी ये फॉरेनर्स और सिटीजन्स ऑफ इंडियन के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। अगर कोई भी अपराध किया जाता है उसे वायलेशन अपराध तब कहा जाएगा जब उसको कानून में डिफाइन है, अगर कोई चीज़ लॉ बनी है उसका वायलेशन होता है, उस वायलेशन के लिए ही उसे सज़ा दी जाएगी और जितनी बताई गई है उस पनिशमेंट, उस अपराध को तो करने के लिए, तो उतनी ही उसे सज़ा दी जाएगी। ये इसमें प्रावधान किया गया है। अब इसी में देखते हैं 20 में ही 1 में क्या कहता है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी अगर कोई अपराध किया जाता है तो वो पुराने ही जो सज़ा डिफाइंड है, पहले से बताई गई है, उसी के तहत उसको सज़ा मिलेगी। अगर कल को वो आज को अपराध किया गया और कल को नया लॉ पार्लियामेंट बना देती है तो वो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये इसका मतलब एक्स फैक्टो लॉ का मतलब होता है। अगर देखा जाए आर्टिकल 20 में सेकंड पार्ट, सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा होगी। अगर कोई आदमी कोई चोरी करता है तो वो एक ही बार सज़ा पाएगा, उसके बाद उसे दोबारा सज़ा नहीं दी जाएगी। सपोज़ करिए कि कोई बंदा है, वो दिल्ली में रहता है और दिल्ली में उसका होम टाउन है कहीं और दूसरी कंट्री में, मतलब दूसरे स्टेट में, तो वो अगर क्राइम करता है मुंबई में, तो मुंबई की अगर हाई कोर्ट ने वहाँ पे उसे क्या दोषी करार दिया और उसे वहाँ पे सज़ा मिल चुकी है, अगर वो अपने होम टाउन आता है सज़ा काटने के बाद, अपना रह वहाँ के होम टाउन आता है, तो वहाँ के स्टेट उसे फिर दोबारा सज़ा नहीं देगी। यानी अगर एक ऑफेंस के लिए एक ही बार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। ये इस आर्टिकल का मतलब हुआ। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 में थर्ड की, कंजर्वेशन फ्रॉम बीइंग अ विटनेस अगेंस्ट ओन। ये यहाँ पे ये कहता है कि संरक्षण दिया गया है कि कोई भी अपराधी को मजबूर नहीं किया जाएगा अपने खिलाफ खुद ही गवाही देने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मूवी में क्या होता है कि दोषी जो होता है, अपराधी जो होता है, उसको क्या है, रिटन स्टेटमेंट ले लिया जाता है, मगर वो गलत है। तो कंजर्वेशन, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो अपने खिलाफ ही खुद गवाही दे। तो ये इस आर्टिकल का मतलब है कि कंजर्वेशन फ्रॉम बीइंग अ विटनेस अगेंस्ट ओन, यानी अपने खिलाफ ही गवाही देने का। साथ ही साथ जो हमारा आर्टिकल 19 था और आर्टिकल 20 है, ये क्या बोलता है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, ठीक है, अगर आर्टिकल 19 में अगर सब हमारे वंचित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जाता है, अगर इस पे बात आएगी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी मोरालिटी, इन सब चीज़ों पे अगर बात आती है, देश की इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी की बात आती है, तो आपको आपके फ्रीडम से सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी आपके फ्रीडम्स या स्वतंत्रता से आपको वंचित कर दिया जाएगा अधिकारों से। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है। अब हम बात करते हैं अपने आर्टिकल 21 की। 21 क्या होता है, कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ हमें क्या मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, प्राण एवं देह की, ठीक है, संरक्षण मिलेगी। प्लस इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि आपको वंचित भी किया जा सकता है अगर कोई लॉ बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, अगर वो पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अगर उसका वॉयलेशन किया जाए तो उसके तहत आपका प्राण एवं देह की स्वतंत्रता खत्म कर दी जाएगी।
और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये एक लॉजिकल फॉर्म में होना चाहिए, इसका कोई लॉजिक होना चाहिए इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये आप कोई ऐसे मनमाने ढंग से नहीं अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टीज़ अगर कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट तो उसका एक लॉजिक होना चाहिए उसे अप्लाई करने के लिए, उसको वंचित करने के लिए। यहाँ पे ये बताया गया। इस आर्टिकल को ही सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिफाइन किया है वेरियस जजमेंट के द्वारा, और इसमें बहुत सारे राइट्स हमें उपलब्ध कराए गए हैं। जितने हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट्स दिए गए हैं उससे कई ज़्यादा इसमें हमारे आर्टिकल 21 में दिया गया है। जैसा कि अगर हम बात कर ले तो आपको राइट कैसा मिला है, राइट टू प्रिवेसी का मिला है, राइट टू स्लीप का मिला है, आपको सोने का भी अधिकार है। आपको किस चीज़ का अधिकार है, प्रिवेसी निजता का भी अधिकार दिया गया है। पब्लिक हेल्थ यानी आपको हेल्थ हॉस्पिटल जैसी जगहों पे एक्सेस करने का आपको अधिकार है। शेल्टर, इन्वायरमेंट, फ्री पॉल्यूशन यानी आपको एक अच्छे पर्यावरण में रहने का भी अधिकार दिया गया है। इसी के तहत आपको हथकड़ी तब तक नहीं पहनाई जा सकती जब तक आप दोषी करार नहीं दिए जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि कोई आरोपी होता है, आरोपी को क्या किया जाता है, पुलिस क्या करती है, रस्सियों में बांधती है, उसको कभी भी हथकड़ी नहीं पहनाती जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा। जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको हथकड़ी नहीं पहनाई जा सकती है। और हमें किस चीज़ का दिया गया, फ्रीडम, और हमें इसमें राइट्स दिए गए हैं किस चीज़ की, हमें और क्या, शेल्टर के दिया गया है, हमें कहीं भी फ्रीली मूवमेंट का दिया गया है, फ्री लीगल एड का दिया गया है, राइट टू एजुकेशन का दिया गया है, एजुकेशन टू ऑल इसी के तहत आती है। लीगल या फ्री एड यानी आपको अगर कानूनी सहायता चाहिए रहेगी तो वो भी आपको इस आर्टिकल के तहत मिलेगी। और क्या दिया गया, आप कहीं भी बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, आपसे कभी भी बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी भी नहीं कराई जाएगी। अगर आपको हिरासत में लिया जाता है तो हिरासत में आपको कभी भी हैरेस नहीं किया जाएगा। इसी आर्टिकल के तहत आपको क्या दिया गया है, राइट्स दिए गए हैं। और क्या राइट्स दिए गए हैं, आपको इमरजेंसी मेडिकल एड प्रोवाइड की जाएगी, और पब्लिक रोड्स या हिली एरियाज़ में आपको रोड्स प्रोवाइड की जाए। इलेक्ट्रिसिटी की आपको ज़रूरत है, इसी आर्टिकल के तहत प्रोवाइड की जाएगी। रिप्यूटेशन यानी रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन यानी वुमेन की रिस्पेक्ट करना और उसको अच्छे से बिहेव करना भी इसी राइट के तहत आएगा। साथ ही साथ आपको एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर आप कैदी हैं जेल में तो आपके साथ एक अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इसके अंदर ही और भी वेरियस राइट्स हैं जो हमारे आर्टिकल 21 में मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया है। राइट टू एजुकेशन हमारा ऐड किया गया है 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन टू ऑल बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, यानी जो बच्चे 6 से 14 साल की आयु के होंगे उनको कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ये इस आर्टिकल का 21 का मतलब हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी, अपने नेक्स्ट आर्टिकल जो कि हमारा क्या है, आर्टिकल 22 क्या कहता है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में बात करता है। अब हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्या अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में ये बात करता है। इसमें दो तरह के नेचर है, एक होता है प्यूनेटिव और एक होता है प्रिवेंशन जो होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बात की गई है, जो हमारा प्यूनेटिव नेचर होता है उसमें क्या कहा गया है कि पनिशमेंट तब दी जाएगी अगर जो कोई क्राइम होने के बाद, यानी क्राइम हो गया, उसको सज़ा, ट्रायल हुआ, केस चला और उसके बाद उसको सज़ा सुनाई गई, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्यूनेटिव केस कहते हैं। उसमें अंडर ऑर्डिनरी लॉ के तहत होता है। इसमें कभी भी सिविल केसेस के इंक्लूड नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक क्रिमिनल केसेस इंक्लूडेड होंगे।
ऑर्डिनरी लॉ के तहत। अब देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें ये बोला गया है कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी ये प्रावधान किया गया है कि आपको ये जानकारी दी जानी चाहिए कि आपको अरेस्ट किस बेसिस पे किया गया है, यानी किस लिए आपको अरेस्ट किया गया है। ये आर्टिकल ये बताता है कि यहाँ पे राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, यानी आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको किस बेसिस पे अरेस्ट किया गया है। या तो आपको बताएं या तो आपकी फैमिली को बताना पड़ेगा। फिर इसी में देखते हैं हम क्या है, राइट टू कंसल्ट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। इसमें कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने वकील से बात कर सकते हैं और डिफेंड करने के लिए, यानी उससे मदद लेने के लिए आपको राइट्स दिए गए हैं। फिर तीसरा पॉइंट कहता है इसमें, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर, यानी आपको गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर ही आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी होगी। साथ ही साथ अगर आपके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है तो आपको 24 घंटे के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा और तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा जब तक मैजिस्ट्रेट फर्दर ऑर्डर रिलीज़ नहीं करता। तो ये क्या था, एक प्यूनेटिव प्रिवेंशन के लिए एक केस बताया गया है। आर्टिकल्स ऐसे ऐसे राइट्स होंगे हमारे पास, अधिकार। ये होता है एक प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब यहाँ पे ये गया है कि डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, यानी यहाँ पे ये प्रावधान किया गया है कि आपको बिना ही कोई कोर्ट केस किए ही आपको सीधे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। और ये भी आपको बताने की इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि आपको ये भी नहीं बताया जाए, अगर पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी तो आपको ये बताया नहीं जाएगा कि आप किस बेसिस पे अरेस्ट किए गए हैं, इसमें ये है। और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम 3 महीने तक ये गिरफ्तारी में रख सकते हैं। और अगर उसके आगे भी इन्हें रखने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक एडवाइजरी बोर्ड रहेगी जिसमें न्यायाधीश रहेंगे। न्यायाधीश की परमिशन से अगर उन्हें लगेगा कि हाँ इसे और ज़रूरत है आगे रखने की, तो उस व्यक्ति को डिटेंशन में रखा जाएगा। तो ये बात थी हमारे किसकी, आर्टिकल 22, जो कि बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। जैसा कि आप लोग ने देखा होगा, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत से लीडर्स को अंडर डिटेंशन रख लिया गया अंडर पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, यानी पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए उनको डिटेन कर लिया गया। तो वो किस आर्टिकल के तहत किया गया, ये आर्टिकल 22 के तहत ही किया गया है। अच्छा, अब हम कुछ और भी बात कर लेते हैं। अगर हम देखते हैं कुछ महीनों पहले क्या हुआ, शाहीन बाग में विरोध हो रहा था। वो आर्टिकल किसके तहत वो लोग विरोध कर रहे थे, आर्टिकल 19 के तहत विरोध कर रहे थे, क्योंकि उन्हें स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी दी गई है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे ये बोला कि आपको विरोध करने की आज़ादी तो है, स्वतंत्रता है, मगर आपको ये है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को वायलेट नहीं करेंगे, यानी आप जाम नहीं लगाएंगे। और साथ ही साथ ये बोला गया आपको जहाँ पे स्टेट ने आपको विरोध करने के लिए, जताने के लिए जो जगह अलॉट की गई है, आप वहाँ पे जाके विरोध जताइए और बाकी सार्वजनिक जगह या पब्लिक प्लेसेस पे जाके विरोध ना जताइए। ये आर्टिकल 19 के तहत बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ के प्रोटेस्टर्स को। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि अगर इस चीज़ों पे बात आती है, सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी मोरालिटी और भी कई चीज़ों पे, तो वहाँ पे आपके अधिकार छीने जा सकते हैं। अगर पूछा जाए किस आर्टिकल को आपसे वंचित नहीं किया जा सकता, अगर इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले जो आपका अधिकार छीना जाएगा वो आर्टिकल 19 ही छीना जाएगा। साथ ही साथ आपको 20 और 21 से आपको वंचित नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें आपको क्या कहा गया है, आपको क्या दिया गया है, एक प्रोटेक्शन दी गई है। प्रोटेक्शन दिया गया है किसके खिलाफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। ये चीज़ें बताई गई हैं किसके तहत, आर्टिकल 359 के तहत। ये बताया गया कि अगर देश में इमरजेंसी लगती है तो आपके आर्टिकल 20 और 21 छीने आपसे नहीं जाएंगे।
बाकी आर्टिकल आपके सस्पेंड किए जा सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये है हमारी आर्टिकल 19 से लेकर 22 की बात, जो कि हमारा बताता है राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार बताता है। जब हम अगले सेशन में मिलेंगे तो हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे किसकी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, जो कि हमारा आर्टिकल 23 और 24 में मेंशन है। तब तक के लिए धन्यवाद।